आज हम क्लास 11th की हिंदी बुक आर्य है वाक फर्स्ट का चैप्टर नंबर 14 वे आंखें इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, अंधकार की गुहासरी की उन आंखों से डरता है मन। आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? सामान्य रूप से हमें अंधकार, अपने प्रियजन या परिवारजन की मृत्यु, दुर्घटना, मारपीट, अपमान, आर्थिक नुकसान आदि से डर लगता है। यानी मनुष्य को अंधेरे से भी डर लगता है और अपना कोई परिवार का व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका भी उसके मन में भय बना रहता है, या कभी कोई दुर्घटना न हो जाए, कोई अनहोनी न हो जाए उसका भी डर लगता है, कोई मारपीट करके कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे उसका भी मन में डर रहता है, कोई मनुष्य का अपमान न कर दे यानी उसकी बेइज्जती न कर दे उसका भी डर लगता है, आर्थिक नुकसान यानी कोई रुपये पैसों का नुकसान नहीं कर दे, इन सब चीजों से डर लगता रहता है। तो सुमित्रानंद पंत जी ने इस कविता में ये भी बताया है कि अंधकार की गुहासरी की, गुहा कहते हैं गुफा को, उन आंखों से डरता है। यानी आंखें हैं वो गुफा के समान काले काले लग रही है। जब आंखों पे घेरा हो जाता है तो डार्क सर्किल हो जाते हैं तो वो एक गुफा के समान दिखाई देने लगते हैं। तो इसमें किसान है उसकी गरीबी के कारण आंखें हैं वो काली हो जाती है और उसको देख करके ऐसे डर लगता है जैसे कोई गुफा में अंधेरा हो। उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? उन आंखों से किसान की आंखों की ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आंखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उन आंखों में घोर निराशा भरी हुई है और दुख समाया हुआ है। क्योंकि कवि इसमें कहना चाहता है कि मुझे उन आंखों का डर इसलिए लगता है कि उसकी किसकी किसान की आंखों में घोर निराशा है, दुख समाया हुआ है, तो उन आंखों को देखकर कवि डरता है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? यानी कवि उस किसान की आंखों से डर रहा है फिर भी उसकी पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? डरते हुए भी कवि ने उस किसान की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि वह समाज के सामने उस किसान की स्थिति को लाना चाहता है और जमींदारों तथा महाजनों के द्वारा किए जाने वाले अन्याय और शोषण का पर्दाफाश करना अपना कर्तव्य मानता है। यानी कवि है वो किसान की आंखों से डरता है फिर भी उसकी पीड़ा का आंखों का वर्णन करता है। अगर वह किसान की स्थिति का वर्णन नहीं करता तो समाज के लोगों को ये पता नहीं चलता कि उस किसान के साथ जमींदारों ने, महाजनों ने कैसा कैसा अन्याय किया, उसके साथ कैसा शोषण किया। तो उस अन्याय और शोषण का पर्दाफाश करने के लिए यानी उनकी करतूतों को सारी जनता के सामने लाने के लिए कवि ने इन सब का वर्णन किया है। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता क्या तब भी वह कविता लिखता? यदि कवि को किसान की आंखों को देखकर भय नहीं लगता तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध न होता और कविता न लिखी जाती, क्योंकि कविता लिखने के लिए मन में भावों का होना आवश्यक है। तो इसमें यूँ बताया गया है कि अगर कवि को किसान की आंखों का डर नहीं लगता, भय नहीं लगता तो शायद उसको उस पीड़ा का बोध नहीं होता। किस पीड़ा का? कि किसान किस तरह से दुखी है, कैसे उसकी आंखों में आंसू है। और जब किसान की पीड़ा को वो नहीं देख पाता तो अपने अनुभव महसूस नहीं कर पाता और जब वो कुछ महसूस नहीं कर पाता तो उसके मन में भाव नहीं आते और जब भाव नहीं आते तो वो कविता भी नहीं लिख सकता। तो किसान की आंखों का वर्णन करके उसकी पीड़ा को बताता है, पीड़ा को देखता है तो उसके मन में भाव आते हैं और इसके ऊपर वो वे आंखें कविता लिखता है। अगला क्वेश्चन, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? यानी किसान है वो पीड़ित क्यों है? किसान को पीड़ा पहुंचाने वाले कौन कौन है, कौन कौन लोग जिम्मेदार है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार व महाजन को जिम्मेदार बताया गया है क्योंकि खेतों का अपने आप को मालिक समझने वाला किसान लगान और कर्ज चुकाते चुकाते अपना सब कुछ लुटा बैठा। वह खेतों से बेदखल हो गया
घर द्वार अपने जानवरों से रहित हो गया और अपनी पत्नी, बेटा, बेटी और पुत्र वधू से दूर हो गया। उसके जीवन में जमींदारी शोषण का ऐसा चक्र चला कि उससे वह अपने परिवार के लोगों को नहीं बचा सका और स्वयं भी कष्टों से घिरा रहा। इस कविता में जो किसान है उससे जमींदार और महाजन लोग हैं वो खेती से लगान लेते हैं, यानी टैक्स बोलते हैं जिसको, कर बोलते हैं, वो लेते हैं। तो वो पहले तो अपने खेतों का मालिक होता है, लेकिन उनका टैक्स चुकाते चुकाते, कर चुकाते चुकाते वो अपना सब कुछ लुटा बैठता है। जब वो लगान नहीं चुका पाता तो उसको खेत से भी बेदखल कर दिया जाता है और उसके घर पे जो जानवर, उसकी दूध देने वाले गाय थी, हल जोतने के लिए बैल थे, उनको भी बेच दिया जाता है, यानी उनकी बोली लगाई जाती है, उनकी नीलामी कर दी जाती है। और गरीबी के कारण वह अपनी पत्नी, बेटा, बेटी और पुत्र वधू है उनको भी खो चुका है, यानी वो सारे मर गए हैं। तो उसके जीवन में जमींदार लोग हैं वो उसका बहुत ही शोषण करते हैं, जिसके कारण वह अपने परिवार को भी नहीं बचा पाता और स्वयं भी कष्टों से घिरा रहता है। अगला क्वेश्चन, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखी को संकेत किया गया है? यानी इसमें यह पूछा गया है कि किसान की आंखों में थोड़ी देर के लिए चमक आती है तो वो कौन से सुखों को याद करके आती है? पिछले सुख की स्मृतियां आंखों में क्षण भर चमक लाती है। इससे किसान के जीवन के उन दिनों के बारे में बताया गया है जब किसान अपने खेतों का अपने भरे पूरे परिवार के साथ मालिक था। उसके पास खेत जोतने के लिए बैल और दूध दूहने के लिए गाय थी। वह अपने लहलाते खेतों को देखकर आनंदित होता था। उन सुखी दिनों को याद कर वह किसान प्रसन्नता से खिल उठता था। यानी किसान को जब ये बात याद आती है कि देखो, पहले मेरे पास मेरा खुद का खेत था, मेरा पूरा भरा पूरा परिवार था, खेत जोतने के लिए मेरे पास बैल थे और दूध दूहने के लिए मेरे पास गाय थी, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वो पहले वाले क्षणों को याद करके क्षण भर के लिए खुश होता है और उसकी आंखों में वो चमक आती है। अगला क्वेश्चन, संदर्भ सहित आ से स्पष्ट करें, उजरी उसके सिवा किसे कब? संदर्भ, संदर्भ का अर्थ है ये जो पंक्ति लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, क्या इसमें बताया गया है, तो पूरा इसके विवरण देना है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यानी उजरी नाम की एक गाय थी तो वो सिर्फ किसान को ही अपने पास आने देती थी, दूसरे किसी को अपने पास नहीं आने देती थी, क्योंकि उसको किसान ही दूता था, उसकी देखभाल करता था। लेकिन जब वह अपने खेत का कर्ज नहीं चुका पाता है, लगान नहीं चुका पाता है, तो उस गाय को जमींदार है वो ले जाते हैं। तो उस स्थिति का वर्णन इसमें किया है। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित वे आंखें कविता से ली गई हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। आशय, किसान के पास उजरी नाम की गाय थी जिससे किसान को बहुत लगाव था। गाय भी उससे स्नेह रखती थी, अतः गाय उसके सिवाय अन्य किसी को अपने पास दूध दूहने नहीं आने देती थी। लेकिन देखो आज गाय की भी क्या स्थिति है, क्योंकि किसान के पास नहीं है और जमींदार उसको लेके चले गए हैं। घर में विधवा रही पतो लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। संदर्भ वैसे तो अपने पहले देखा था वही रहेगा। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित वे आंखें कविता से ली गई है। यहाँ पर किसान के जवान पुत्र के मरने का संदर्भ है कि किस प्रकार किसान के बेटे को विरोध पर मार दिया गया है। यानी जब किसान का बेटा अपने खेत के लिए लड़ाई करता है कि ये खेत तो भाई हमारा है, हम आपको क्यों दें, तो जमींदार के जो नौकर चाकर है वो वहाँ जाते हैं और जब किसान का बेटा विरोध करते हैं तो लाठियों से पीट पीट करके उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या कर देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उस हत्या का आरोप उस किसान के बेटे की बहू पे लगाया जाता है कि आपकी बहू ने आपके बेटे को मार दिया, जबकि वो बहुत बढ़िया थी और लक्ष्मी का साक्षात रूप थी और वो घर के कार्यों को करती थी, अपना कमा करके खाती थी।
किसान के बेटे को कारकुनों ने मार दिया और उसकी मृत्यु का आरोप जमींदार और पुलिस की मिलीभगत से उसकी पत्नी पर मढ़ दिया गया। उसके मरने में उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, फिर भी समाज ने उसे पतिघातीन करार दे दिया, जबकि वह विधवा होते हुए लक्ष्मी के समान थी, वही कमाकर घर चला रही थी। यानी जो किसान के बेटे को कारकुनों ने मार दिया, उसकी मृत्यु का आरोप जमींदार और पुलिस वाले दोनों ने मिलकर के उस किसान के बेटे की जो पत्नी थी उस पर मढ़ दिया कि भाई आपके बेटे को मारने वाली तो आपकी बहू है, यानी आपके लड़के की पत्नी है। और ये बात पूरे समाज में फैला दी, तो समाज ने भी ये सोचा कि हाँ भाई ये तो पतिघातीन है, अपने पति को मार करके घर पर बैठी है, ये बढ़िया औरत नहीं है, जबकि वह लक्ष्मी के समान थी और वह कमाकर घर चला रही थी। तो जमींदारों और पुलिस वालों की मिलीभगत से उसको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा था। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। पिछले यानी पहले की, सुख की स्मृति, स्मृति यानी याद, आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। यानी किसान अपने जीवन की पिछली बातों को याद करता है तो क्षण भर के लिए यानी पल भर के लिए उनकी आंखों में चमक आ जाती है कि पहले मैं खेत का मालिक था, मेरे पास बैल था, दूध दुहने के लिए गाय थी, पूरा मेरा घर परिवार था, अब मेरी पत्नी, मेरा बेटा, पुत्र वधू बेटी सभी मारे गए हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तब तो उसको दुख होता है, लेकिन जो सुख में जीवन उसने व्यतीत किया था उसको याद करके वो पल भर के लिए खुश होता है। तुरंत शून्य में गड़बड़ चिंतन, और फिर जब ये सोचता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो वो शून्य के समान जड़वत हो जाता है। तीखी नोक सदस्य बन जाती और ये बातें हैं वो एक नोक के समान उसको चुभने लगती है। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित वे आंखें कविता से ली गई हैं। यहाँ पर किसान के पूर्व सुखों के बारे में बताया गया है। आसे किसान जब अपने पूर्व वैभव को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसे सुख और आनंद का अनुभव होता है, उसकी आंखों में चमक उभर आती है, परंतु किसान का ये सुखद एहसास क्षण भर में विलीन भी हो जाता है और उससे वे सारी सुख की बातें तीखी नोक की बात चुभने लगती है। अगला क्वेश्चन, घर में विधवा रही पतो, खेर पैर की जूती, जोरू एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखे। यानी सुमित्रा नंद पंत जी द्वारा लिखी ये पंक्तियां हैं, इसके आधार पे वर्तमान समाज पर स्त्री विषय पर आपको एक लेख लिखना है। तो अपने हिसाब से आप लेख लिख सकते हो, जो आपके मन में विचार आ रहे हो, स्त्री शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार है। इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि जब किसान के घर में विधवा बेटे की बहू थी तो किसान कहता है कि ये तो पैर की जूती के बराबर है, अगर एक पत्नी मर जाती तो मैं मेरे बेटे के दूसरी पत्नी ले आता, लेकिन अब मेरा बेटा ही मर गया तो मैं दूसरी पत्नी कहाँ से लाऊं। तो इसमें स्त्री की स्थिति बड़ी दयनीय बताई गई है। प्रस्तुत कविता में स्त्री की स्थिति बहुत ही दयनीय बताई गई है। इस कविता में स्त्री को पैर की जूती के बराबर माना गया है। विधवा स्त्री से सहानुभूति रखने के बजाय उसको पति की हत्यारिन कहा गया है। कोतवाल उसे बिना कारण धमकाता है तथा उसे कुकर्म भी करता है। उसकी इज्जत लूटने के बाद वह अपनी जीवन लीला खत्म कर लेती है, यानी वह तालाब में डूबकर मर जाती है। क्योंकि जब किसान का बेटा मर गया है तो उसकी पत्नी को पुलिस वाले बुलाते हैं और उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो जिसके कारण वो तालाब में डूबकर मर जाती है। वर्तमान युग में स्त्रियों की स्थिति पहले से अच्छी है। लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाता, अच्छी शिक्षा भी दिलवाई जा रही है। आज प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रही है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य, कला, चिकित्सा, शासन कार्य और यहाँ तक कि सैनिक क्षेत्र में भी सबसे आगे है। आजकल स्त्रियों की स्थिति पहले जैसे नहीं रही है, क्योंकि स्त्रियों को शिक्षा दिलाई जा रही है। तो आज चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो,
चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में लड़कियां आगे है। तो अपने देश की राष्ट्रपति भी महिला बनी है और अंतरिक्ष में भी महिलाएं गई है। तो बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ये पता है कि अपने देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अगर आप नाम जानते हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। कविता के आसपास के प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की पड़ताल करें। इसमें यह पूछा गया है कि किसान आजकल अपने व्यवसाय से, किसानों का व्यवसाय क्या था? खेती करना। तो आजकल वो खेती करना छोड़ करके वहां से पलायन कर रहे हैं, यानी दूर जा रहे हैं, शहरों में आके बस रहे हैं। तो इस विषय पे परिचर्चा आयोजित करके उसके कारणों की पड़ताल करनी है, यानी ये पता लगाना है कि वो अपने व्यवसाय को छोड़कर दूर क्यों जा रहे हैं। किसी समय कृषि कार्य सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। लोग इस कर्म को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब स्थितियां ऐसी बन गई है कि किसान कृषि कर्म से पलायन कर रहे हैं। उनका मन कृषि कर्म में न लगकर अन्य कार्य में लगने लगा है। इसके कई कारण हैं, जैसे कृषि में अधिक लागत लगती है और पैदावार कम होती है, यानी किसान खेत में जुताई करता है, बुआई करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, फिर फसल की कटाई करता है, तो उसमें तो पैसे ज़्यादा लगते हैं और पैदावार होती है कम। इस कारण भी वो कृषि से पलायन करने लगा है। मेहनत और देखभाल बहुत अधिक करनी पड़ती है। किसान को मेहनत और देखभाल तो करनी पड़ती है ज़्यादा, और उतना लाभ यानी प्रॉफिट इसको होता नहीं, इसलिए वो अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। कृषि प्रकृति और वर्षा पर निर्भर करती है। कृषि है वो प्रकृति और वर्षा पर निर्भर है। कभी कम वर्षा होती है तो फसल नष्ट हो जाती है, और कभी ज़्यादा वर्षा होती है तो भी फसल पकी पकाई बर्बाद हो जाती है। तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इन सब का भय किसान को बना रहता है। इस कारण से भी ये अपने व्यवसाय से पलायन कर रहा है। प्राकृतिक आपदा आ जाने पर आशाएं निराशा में बदल जाती है, यानी जब किसान खेती करता है तो कभी ओले गिर जाते हैं, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बारिश होती नहीं। तो इस कारण भी वो अपने व्यवसाय को छोड़ करके उसे पलायन कर रहा है, क्योंकि उसको यूँ रहता है पता नहीं कब मेरी फसल बर्बाद हो जाए। पैदावार का लाभ किसान को अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलता, यानी किसान ये सोचता है कि भी मेरी खेती बोने में इतने पैसे लगे हैं, तो जब अनाज होगा तो मैं इसे दुगने पैसे कमा सकूँगा, लेकिन उसको पैदावार के अनुसार उसका लाभ मिलता नहीं, इसलिए वो खेती से पलायन कर रहा है, यानी अपने व्यवसाय से दूर जा रहा है। कृषि कार्य में सम्मान का अभाव आदि। आजकल कृषि करने वाले लोगों को सम्मान यानी इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा जाता। वो दूसरी जगह जा कर के चाहे पत्थर या ईंट या तोड़ने का कार्य करे, वो चेजारी का काम करे, लेकिन जो उनका सम्मान होता है, जबकि कृषि करने वालों का आजकल सम्मान नहीं होता। इस कारण से किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। धन्यवाद।